नमस्कार। आज हम एक ऐसे हैरान कर देने वाले राजनयिक मामले की पड़ताल करेंगे जिसमें दुनिया की तीन बड़ी ताकतें संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड आमने सामने आ गईं। एक ऐसा विवाद जो रातों रात दुनिया भर की सुर्खियों में छा गया। और जानते हैं इस पूरी अंतर्राष्ट्रीय बहस की चिंगारी कहां से भड़की? इस एक बयान से, जब उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति ने ग्रीनलैंड को खरीदने की अपनी इच्छा को ऐसे पेश किया मानो वो कोई प्रॉपर्टी डील कर रहे हों। लेकिन देखिए, जल्द ही ये साफ हो गया कि ये मामला सिर्फ जमीन के एक टुकड़े को खरीदने या बेचने का नहीं है। इसके पीछे दांव कहीं ज्यादा बड़े थे। देशों की संप्रभुता, सुरक्षा और एक पूरे आर्कटिक क्षेत्र का भविष्य। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर संयुक्त राज्य अमेरिका इस सौदे को लेकर इतना गंभीर क्यों था। बात यहां तक पहुंच गई कि व्हाइट हाउस ने इसे बाकायदा अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकता बता दिया। मतलब अब ये कोई हल्की फुल्की बात नहीं रह गई थी, ये एक ऑफिशियल स्टैंड बन चुका था। और फिर आग में घी डालने का काम किया प्रशासन के बड़े सहयोगियों के बयानों ने। उन्होंने तो इसे अमेरिकी सरकार की औपचारिक नीति ही बता दिया, जिससे मामला और भी संगीन हो गया। और सोचिए, जब ये पूछा गया कि भाई अगर डेनमार्क बेचने से इनकार कर दे तो जवाब और भी ज्यादा आक्रामक था। इस बयान से साफ था कि अमेरिका इस मामले में पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। तो अमेरिका के पास क्या क्या रास्ते थे? रिपोर्ट्स के मुताबिक टेबल पर कई ऑप्शन थे। पहला, सीधा सीधा खरीद लो। दूसरा, एक समझौता कर लो जिसमें सैन्य मौजूदगी के बदले आर्थिक मदद दी जाए। या फिर आखिरी रास्ता, सैन्य बल का इस्तेमाल। अब अमेरिका के इस रवैये पर डेनमार्क और उसके यूरोपीय साथियों का क्या कहना था? जाहिर है उनकी तरफ से एक बहुत सख्त और एकजुट जवाब आया। डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने तो एक ऐसी चेतावनी दे डाली जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर अमेरिका ने कोई भी जोर जबरदस्ती की तो ये नाटो जैसे बड़े और महत्वपूर्ण सैन्य गठबंधन का अंत भी हो सकता है। और डेनमार्क अकेला नहीं था। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड और स्पेन, ये सब उसके साथ खड़े हो गए। सब ने मिलकर एक बयान जारी किया और कहा कि भाई ग्रीनलैंड अपने लोगों का है और इसका फैसला सिर्फ डेनमार्क और ग्रीनलैंड ही करेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि दोनों पक्षों की दलीलों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ अमेरिका इससे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरत बता रहा था, वहीं दूसरी तरफ यूरोप अंतर्राष्ट्रीय कानून, संप्रभुता और मिलकर सुरक्षा करने के उसूलों की दुहाई दे रहा था। लेकिन इन बड़ी बड़ी ताकतों की खींचतान में उन लोगों का क्या जिनकी जमीन और जिनके भविष्य का सौदा हो रहा था? चलिए अब जानते हैं कि ग्रीनलैंड के लोग इस बारे में क्या सोचते थे। देखिए, इस पूरी जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात के बीच में है सिर्फ 57,000 लोग। जी हां, सिर्फ 57,000। ये छोटा सा आंकड़ा इस पूरी कहानी को एकदम से एक मानवीय चेहरा दे देता है ना। अच्छा, एक बात समझना यहाँ बहुत जरूरी है। ग्रीनलैंड को अपने अंदरूनी मामलों में तो काफी आजादी है, यानी वो एक तरह से सेमी ऑटोनॉमस है। लेकिन जब बात आती है डिफेंस और विदेश नीति की, तो वो जिम्मेदारी अभी भी डेनमार्क के ही पास है। वहां के एक बाशिंदे ने अपनी भावनाएं कुछ यूं जाहिर की कि ये सब सुनना कितना डरावना था। जैसे हमारे बारे में ऐसे बात हो रही हो मानो हम कोई चीज हो जिस पर कोई भी अपना हक जता सकता है। वहीं एक दूसरे निवासी ने एक अलग ही नजरिया सामने रखा जो उतना ही अहम है। उनका कहना था कि ये तो बस एक मालिक से दूसरे मालिक के पास जाने जैसा होगा, एक कब्जा करने वाले से दूसरे के पास। ये उनकी मौजूदा हालत की निराशा को भी दिखाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ग्रीनलैंड में अचानक इतनी दिलचस्पी क्यों बढ़ गई? चलिए अब इस पूरे विवाद के पीछे के असली रणनीतिक कारणों को समझते हैं। देखिए, ग्रीनलैंड कई वजहों से एक खजाने जैसा है। एक तो वहां जमीन के नीचे दबे हैं दुर्लभ खनिज। दूसरा, आर्कटिक की बर्फ पिघलने से नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं। तीसरा, रूस और चीन जैसे देश भी इस इलाके में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। और हाँ, ये भी मत भूलिए कि अमेरिका का एक मिलिट्री बेस तो वहां पहले से ही है। तो इस अनसुलझे संघर्ष को देखते हुए सवाल ये उठता है कि अब आगे क्या होगा। अमेरिकी रक्षा सचिव का एक बयान है जो बताता है कि मामला अभी शांत नहीं हुआ है। उनका कहना था कि पेंटागन किसी भी हालात के लिए तैयार है। मतलब अमेरिकी सेना ने अभी भी कोई भी ऑप्शन पूरी तरह से नकारा नहीं है, जिससे तनाव बना हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ तनाव कम करने की कोशिशें भी हो रही हैं। डेनमार्क और ग्रीनलैंड के अधिकारियों ने अमेरिकी विदेश मंत्री से एक मीटिंग की गुजारिश की है ताकि कुछ गलतफहमियों को बातचीत से सुलझाया जा सके। और ये पूरा वाकया हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है,
क्या देशों की सरहदें उतनी ही मजबूत रहेंगी या फिर वो भी इस पिघलती बर्फ की तरह बदल जाएंगी? ये सिर्फ ग्रीनलैंड का सवाल नहीं है, ये हमारे आने वाले कल की दुनिया का सवाल है।